तो अभी हम ज़रा कंप्लीट करेंगे सेल इंजरी को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैथोलॉजी का। कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी से इसको देख लें और ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के हिसाब से उतने हम इसको देखेंगे। फिर भी आई गेस 20-25 मिनट्स की वीडियो हो जाएगी। तो अगर पहले आप पढ़ चुके हैं और आपको रिवीजन करना है तो वीडियो बिल्कुल आपके लिए, आप इसको देख लें, आपकी रिवीजन हो जाएगी। और जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ेंगे, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मिस नहीं करने वाले। तो इसको जब हम वीडियो एंड करेंगे तो हम क्या समझने के काबिल हो जाएंगे कि सेल इंजरी क्या होती है, पैथोजेनेसिस क्या होता है, सेल इंजरी के कॉजेज़ क्या होते हैं, ईटियोलॉजी वगैरह सब, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस। तो जब आपके पास क्या फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये भूखे होते हैं एनर्जी के। तो जब ये फ्री रेडिकल किसी भी सेल के पास जाते हैं ना, तो उसकी एनर्जी को जो है वो उसको अटैक करते हैं और उसका जो है वो डैमेज कर देते हैं, मेम्ब्रेन को डैमेज करके उसको अटैक करके उसमें से एनर्जी ले लेते हैं। तो यानी सेल डैमेज हो गया। तो ये जो सेल डैमेज है या सेल डेथ है या वॉल डैमेज हो गई है एक्सेट्रा, तो ये जो है वो सेल डेथ है, ये सब जो है वो इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। सेल इंजरी के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, केमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं कि भाई किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया या बर्न हो गया किसी केमिकल से, या सेल डेथ हो गई है, कोई ऐसा हमने मेडिसिन ले ली है जिसकी वजह से हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें देखते हैं सेलर पैथोलॉजी क्या होती है कि भाई एक ऑर्गन जो जिसमें किसी इंजरी की वजह से स्ट्रक्चरल या मॉलिक्यूलर अल्टरनेशन आ गए, यानी सेल जो है वो उसका साइज दिखने में वो जैसा था अब वो वैसा नहीं रहा, या फिर जो है वो उसके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर कोई चेंजेस आ गए हैं, अल्ट्रेशन आ गई हैं, उसको हम कहते हैं कि ये जो है वो सेलर इंजरी है, और हम उसकी स्टडी को सेलर पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, होप यहाँ तक आपकी बात में समझ में आ गई हो। ठीक है, आगे इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है, सेल इंजरीज डिफाइंड एज द वैरायटी ऑफ स्ट्रेस अ सेल एनकाउंटर्स एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। भाई सेल इंजरी क्या होती है कि भाई बहुत सारा वैरायटी ऑफ स्ट्रेस अगर किसी सेल के ऊपर आ जाए, जैसे कि अगर सेल के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हाइपोक्सिया हो गया है या इस्कीमिया हो गया है, ब्लड की कमी हो गई है या ऑक्सीजन की कमी हो गई है, या किसी रीज़न से एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से सेल के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है और सेल इंजर्ड हो गया है, वो अडेप्ट नहीं कर सका चेंजेस को, तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये सेल इंजरी है, जो बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ स्ट्रेस से गुजरने के बाद जो सेल को होती है। वर्चू सेलर थ्योरी में वो क्या कहता है कि इट ऑकर्स ड्यू टू द एबनॉर्मलिटीज एट द लेवल ऑफ सेल। कोई भी बीमारी हमें तब होती है जो हमारे सेलुलर लेवल पर एबनॉर्मलिटी जो स्टार्ट हो जाती है, यानी कोई बीमारी अचानक से हमें नहीं होती, पहले हमारे सेलुलर लेवल पे वो होती है, वहाँ पर जब खराबी स्टार्ट होना शुरू होती है उसके बाद ही हम जो बीमार पड़ते हैं। द सेलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस में वेरी एंड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग, कि जो हमारा सेलुलर रिस्पॉन्स है किसी भी स्ट्रेस या डिजीज़ को, कि भाई एक चीज़ अगर सेल को परेशान करी तो सेल भी तो कोई रिस्पॉन्स देता होगा ना। तो इसमें क्या होता है कि कौन सा सेल है जिसके ऊपर ये काम हो रहा है, और इंजरी किस टाइप की है जो सेल के ऊपर हो रही है। मैंने आपको बताया ना कि पैथोजेनिक इंजरी भी होती है, केमिकल इंजरी भी होती है, तो डिपेंड करता है कि सेल क्या रिएक्ट कर रहा है और इंजरी किस टाइप की है। पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ पैथोजेनेसिस, 4 प्रिंसिपल्स में इन्होंने दिए हुए हैं कि भाई सेल इंजरी की पैथोलॉजी क्या होती है, पैथोजेनेसिस क्या होती है। पहली चीज़ ये कि किस किस्म का जो है वो उसके ऊपर इंजरी हो रही है, कितने अरसे तक रही और कितनी सीवियर थी, एक चीज़। दूसरी ये कि कौन सी इंजरी हो रही है, किस हालत में है, किस स्टेटस में है, एडेप्टेबिलिटी हुई या नहीं हुई टारगेट सेल की। तीसरी चीज़ ये है कि अंडरलाइंग इंट्रासेलर फिनोमेना, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज अगर हो गया या सेल वॉल डैमेज हो गया फ्री रेडिकल्स की वजह से, तो ये इंट्रासेलर फिनोमेना है, इसको हमें देखना होता है। मॉर्फोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं कि वो दिखने में जो है उसके अंदर चेंजेस आती हैं, कि वो स्वेलिंग हो जाएगी सेल के, सिकल सेल हो जाएगा या अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएंगे। तो ये 4 जो है वो जनरल प्रिंसिपल हैं पैथोजेनेसिस के। अब हम जो है वो आज के दौर में जब हम डिजीज़ को पढ़ते हैं तो डिजीज़ के अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं, जो सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम उन सबको जो है वो स्टडी करते हैं, उन सबको अटैम्प्ट करते हैं, फिर जाके हम किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। तो हमें ये समझना होता है कि भाई एक डिज़ीज़ आई है, बैक्टीरिया है, केमिकल है, कोई पैथोलॉजी है, एक्सेट्रा कुछ भी चीज़ है, तो वो जब किसी सेल के ऊपर इफेक्ट कर रही है, असर डाल रही है, स्ट्रेस दे रही है उसको, तो सेल किस तरह उस चीज़ पे रिएक्ट कर रहा है, हमारा सारा काम जो है वो उसको पढ़ने पे जो है वो ध्यान देना है। अब इतनी सी बात है, पूरी स्लाइड्स अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी है कि अगर आपके प्रोटीन्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे तो भी आपका जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, लिपिड्स तो भी स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, सेल डैमेज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स तो आपकी एनर्जी डिपोजिशन में मसला होगा, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया पे इफेक्ट होगा तो आपके एनर्जी प्रोडक्शन में मसला होगा। तो आपके सेल के अंदर जिस जिस स्ट्रक्चर पे इफेक्ट आता जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर उस सेल की जो एक्टिविटी, उस स्ट्रक्चर की जो एक्टिविटी थी वो डिस्टर्ब होगी और चेंजेस आएंगे। ये सारी सारी जो स्लाइड्स है ना उसका मफहूम ये है, बट स्टिल हम इसको आगे स्टडी करते हैं।
अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता रहा है जो हमने भाई फर्स्ट ईयर इंटर और मेडिकल का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक जो हम पढ़ते रहे कि हमारे पास जो है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है एम्बेडेड विद प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बता रहा है। फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है विद पम्प्स फॉर आयोनिक एंड ऑस्मोटिक होमोस्टेसिस। जब किसी चीज़ का डैमेज होता है तो क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो पंप लगे हुए हैं, जो सोडियम पोटेशियम के जो पंप लगे हुए हैं, ये इनके अंदर जो परमिएबिलिटी है उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। और ये जो पंप हैं ये सेल के अंदर का पीएच मेंटेन करने के लिए लगे हुए हैं। किसी रीज़न से अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो सेल का पीएच बिगड़ेगा। सेल का पीएच बिगड़ता है तो जिस सेल का पीएच बिगड़ा है उसके साथ वाले सेल का भी बिगड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता पूरा टिश्यू और टिश्यू के बाद पूरे ऑर्गन के अंदर का जो है वो पीएच बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से सेलुलर एक्टिविटी पे इफेक्ट्स आएंगे और फिर आपका सेल डैमेज की तरफ चला जाएगा या फिर अडेप्टेशन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह दिखाने का मकसद थोड़ा सा ये था। मेम्ब्रेन डैमेज में मेन कॉजेज कौन से हो सकते हैं? लिपिड पर ऑक्सीडेशन हो सकती है, इंक्रीज जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल ज़्यादा बन गए, एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेसिस, लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, मेम्ब्रेन डैमेज वाया एम्फिलिटिक डिटर्जेंट सब्सटेंसेस, सेल स्वेलिंग, टेंशन की वजह से रप्चर हो जाए, वॉल डैमेज हो जाए, वो बार बार चीज़ें एक्सप्लेन हो रही हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स इन्फ्लुएंसेस और कॉन्फर्मेशन ऑफ डिसऑर्डर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल डैमेज ऑफ लिपिड बाइलेयर, डैमेज टू फॉस्फोराइलिसिस। वही बात की अगर इसके अंदर जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जो फेजेस हैं, दो हिस्से हैं जो इसके फेसेस हैं, तो अगर उनके अंदर डैमेज आ जाता है तो जो इसका जो क्या कहना चाहिए, इसका सिक्योरिटी मैकेनिज्म है या इसका स्केप मैकेनिज्म है, इसका जो सेफ गार्ड मैकेनिज्म है वो जो है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, सेलुलर रिस्पॉन्स में अब हम हमारे पास जो है 5 चीज़ें गौर से देखें। ग्रॉस मॉर्फोलॉजिक चेंजेस, लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस, रिवर्सिबल इंजरी, सेल डेथ। ये जो 4 चीज़ें ब्लू वाले एरिया में है, सेल डेथ और अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस और लाइट माइक्रोस्कोप चेंजेस और ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ये इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। सेल डेथ और इंजरी हो जाती है और इस चेंज को आप रिकवर नहीं कर सकते। जबकि सेल फंक्शन के अंदर अगर थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, एटीपी प्रोडक्शन कम हो गई है, जो न्यूक्लियस का साइज थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो जैसे ही जो चीज़ कमी, जिस चीज़ की कमी थी या ज़्यादा थी, वो चीज़ नॉर्मल पे आती है तो जो सेल है उसका फंक्शन भी नॉर्मल पे आ जाता है, तो ये रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। सेल इंजरी इज डिफाइंड एज सच चेंज इन सेल स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन विच लीड्स टू इम्पेयरमेंट्स ऑफ वाइटल एक्टिविटी। सेल इंजरी क्या होती है? भाई सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो मैंने बात भी की फिर से कर रही हूँ कि जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, हर एक स्ट्रक्चर का अलग अपना काम है। एक का काम एनर्जी स्टोर करना है, एक का काम ज़रूरत पे देना है, एक का काम है कि हमारे पास हमारे जेनेटिक मटेरियल स्टोर करके रखिए, एक का काम है कि टर्जिडिटी बरकरार रखिए लिक्विड के अंदर और सेल के अंदर। सही है, तो हर एक स्ट्रक्चर का अपना काम है। सेल इंजरी हम उसको कहते हैं कि जब सेल के ये स्ट्रक्चर जो है वो किसी वजह से इम्पेयर हो जाएँ, किसी फिजियोकेमिकल एक्टिविटी की वजह से, मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से, और इम्पेयर होने के बाद ये जो इनकी एक वाइटल एक्टिविटी है जो इनको करनी है नॉर्मल, वो ये ना कर पाएँ, उसको हम कहते हैं कि अब ये सेल इंजर्ड हो गया है। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं जिसको हम एटियोलॉजी भी कहते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं, नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं। कहीं से कोई चीज़ बैक्टीरिया वगैरह लग गया, उसकी वजह से जो है वो सेल डैमेज होना शुरू हो गया। इंटरनली हार्मोनल चेंजेस हो गए, जिससे हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसेस, फिर इनके असरात कैसे होते हैं? डायरेक्ट भी हो सकता है, फ़ौरन से जो है वो सेल इंजर्ड हो गया तो डायरेक्ट इफेक्ट आ गया, फिर मीडिएटेड या थोड़ा स्लो करके इफेक्ट आता है। एक्यूट के भाई लंबे अरसे तक एक्यूट के भाई फ़ौरन से जो है वो असर आ गया और ठीक भी हो गया। क्रॉनिक लंबे अरसे तक चलता रहता है। रिवर्सिबल भी होते हैं और इनरिवर्सिबल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं। मैनिफेस्टेशन कैसे होती है? स्पेसिफिक एरिया पे होगी या स्टेरियोटाइपिकल होगी, नॉन स्पेसिफिक होगी, सब जगह ही ज़्यादा एरिया को भी ये ले सकती है। इंडिपेंडेंट ऑन पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ सेल डैमेज डिवाइड ऑन टू वायलेंट फोर्सेस एंड पैथोजेनिक इंजरी। ठीक है, या तो किसी स्पेसिफिक एरिया पे होगी या कहीं पे भी जाकर जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती है, हो सकता है इफ़ेक्ट हो सकता है सेल इंजरी में। इटियोलॉजी क्या होती है? जहाँ पे आप वर्ड इटियोलॉजी देखेंगे इसका मतलब ये है कि रीज़न, वजह, कॉज, किस वजह से जो है वो इंजरी होती है। जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं, एक्वायर्ड कॉजेज हो सकते हैं। जेनेटिक यानी जो हमारे पास नस्ल दर नस्ल चलते हुए आ रहे हैं, डेवलपमेंट डिफेक्ट्स हैं, मॉर्फोजेनेसिस है, अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है, अगर
मेंडेलियन डिसऑर्डर है जैसे सिंगल जीन डिफेक्ट होता है, अगर मल्टीफैक्टरल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है, तो ये सारे जेनेटिक कॉजेज हैं, इनमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये नेचुरली होते हैं। नेचुरली मतलब ये डिफेक्ट्स हैं, नाउ दे कैन बी ट्रीटेड, पर ये इनको हमने ये हमारी गलती से नहीं हुए, इसका मतलब ये है। एक्वायर्ड कॉजेज़ में क्या होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो गई, खून की कमी हो गई, फिजिकल एजेंट्स हमने ऐसे ले लिए, या माइक्रोबियल एजेंट्स ऐसे ले लिए, या हम ऐसी फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट रेज में चले गए कि हमारे पास ये डैमेज सेल डैमेज होना शुरू हो गया, या एजिंग जो है एक नेचुरल प्रोसीजर है। इडियोपैथिक डिजीज़ होती है, अगर हमारा इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई या हमने न्यूट्रिशनल डाइट जो है अपनी सही नहीं की हुई, तो भी जो है वो ये इंजरीज़ जो है वो हो जाती हैं, तो इनको हम कहते हैं कि एक्वायर्ड इंजरीज़ हैं। आगे एक्वायर्ड डिजीज़ में हम एक्वायर्ड कॉजेज़ में हम क्या पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है ना, जो आएंगे सिर्फ उसको इस पर डिस्कस किया हुआ है, पर हमने भी बहुत सारे हैं, तो जो आएंगे कॉमनली आते हैं उसको हम यहाँ पे रीड करें। भाई हाइपोक्सिया क्या होता है, हाइपोक्सिया या इस्कीमिया। तो पहली चीज़ इस्कीमिया क्या होती है, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। अब ये दोनों को रिलेटेड ऐसे हैं कि जब आपका बॉडी में जहाँ जहाँ जितना ज़्यादा ब्लड जाता है, ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर जाता है। जब आपकी बॉडी में ब्लड की कमी होती है तो फ़ौरन से खून की कमी भी होती है, ठीक है, यानी खून की कमी ही आपके पास ऑक्सीजन की कमी कर देती है, जिसकी वजह से जो स्किन का कलर है वो पील या फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लू हो जाता है। अब अगर आपके पास इस्कीमिया हो गया, ब्लड सप्लाई कम है, तो आपके पास डायरेक्ट जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन भी कम है, फिर आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर का भी चांस होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड की जो कैपेसिटी होती है कि वो कितना ऑक्सीजन अपने साथ ले जा सकती है, वो भी कम हो जाती है। हाइपोक्सिक इंजरी, इससे कौन सी इंजरी हो सकती है, अब अगर लंबे अरसे तक आप जो है वो अपने दिल को प्रॉपर खून नहीं पहुंचा रहे हैं, अपने बॉडी ऑर्गन्स को लंबे अरसे तक आप प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आपके पास जो एटीपी जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन हो रही है, एटीपी जनरेशन हो रही है बाय माइटोकॉन्ड्रिया, वो कम हो जाएगी, ठीक है। आपका जो एटीपी की जो फॉर्मेशन है वो भी कम हो जाएगी, डिप्लेटेड ग्लाइकोप्रोटीन जो डिप्लीट हो जाएगा, इंट्रासेलुलर पीएच वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर क्रोमाटिन की जो क्लम्पिंग है वो भी कम हो जाएगी। तो हाइपोक्सिक इंजरी की वजह से सेल के अंदर आपका जो ऑक्सीजन का कंटेंट था वो कम हो गया, जहाँ जहाँ पर भी कम होना चाहिए था उसको, ब्लड पूरी बॉडी में सब जगह पर है, तो जहाँ जहाँ पर भी इस चीज़ में कमी आएगी वहाँ वहाँ पर आपको इस किस्म के चेंजेस जो है देखने को मिलेंगे। और ये बहुत कॉमन सी बात है कि भाई सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको ही ऑक्सीजन चाहिए होता है, और जब आपकी ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो एटीपी फॉर्मेशन भी कम होगी, डिपोजिशन भी कम होगी, आपके पास जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो भी सही से नहीं होंगे, आपके पास जो जेनेटिक मटेरियल डिपॉजिट था उसकी जो क्या कहना चाहिए वो उसका जेनेटिक मटेरियल का जो आपके पास क्या कहना चाहिए वो स्टोर्ड मटेरियल है, उसकी हेल्थ भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। और दूसरी है, अब ये यहाँ पे हाइपोक्सिक इंजरी की वजह से, यानी ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या क्या हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी मतलब मैं बोल रही हूँ, उसका मतलब ये है साथ में कि खून की कमी भी है, सही है, लॉस ऑफ ब्लड भी है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पे ऑक्सीजन कम है वहाँ पे ब्लड कम है, जहाँ पे ब्लड कम होगा वहाँ पे ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो ये सेरेब्रल इन्फेक्शन हो जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है MI, और ये रीनल एट्रोफी हो जाती है। दीज आर हाइपोक्सिक इंजरीज। पैथोजेनेसिस ऑफ इस्कीमिक एंड हाइपोक्सिक इंजरी। अब इनके पैथोजेनेसिस क्या देख लेते हैं कि भाई समटाइम्स दे आर रिवर्सिबल इंजरी। अगर डिक्रीज जनरेशन ऑफ एटीपी हो रही है, सेलुलर एटीपी हो रही है, तो जैसे आपके पास ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, आप ब्लड परफ्यूजन करा लेंगे, ऑक्सीजन आप ले लेंगे अच्छी क्वांटिटी में, अपनी एक्टिविटी बढ़ा देंगे, तो आपके पास जो डिक्रीज जनरेशन ऑफ सेलुलर एटीपी था वो वापस से सही हो जाएगा और आप नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएंगे। इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस, न्यूक्लियर क्लम्पिंग, ये भी जो है वो डैमेज रिपेयर किया जा सकता है। डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप, ये भी जो है वो आपके पास ठीक किया जा सकता है। जैसे ऊपर से एक चीज़ ठीक होगी, बाकी सारी चीज़ें भी तरतीब से ठीक होती जाएंगी। रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी ठीक जो है वो हो जाएंगे। अब इरिवर्सिबल इंजरी कौन सी होगी कि अगर आपका माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो गया, कैल्शियम रिफ्लक्स बढ़ जाएगा, एक्टिवेटेड फॉस्फोलाइपेज हो जाएगा, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, इंट्रासेलुलर फॉस्फेटेज हो जाएगा, प्रोटीजेज हो जाएगा, तो साइटोस्केलेटन डैमेज हो जाएगा, एक्टिवेटेड एंडो न्यूक्लियोसिस हो जाएगा, तो न्यूक्लियर डैमेज हो जाएगा। तो ये इरिवर्सिबल इंजरीज हैं, क्योंकि पूरी पूरी मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, साइटोस्केलेटन डैमेज हो रहा है। जहाँ पे वर्ड डैमेज आ गया समझ लें कि ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है। आगे पैथोजेनेसिस ऑफ इस्कीमिक एंड हाइपोक्सिक इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी, ओके, ये दोबारा से रिपीट हो रहा है। इस्कीमिया, रिपरफ्यूजन इंजरी एंड फ्री रेडिकल मीडिएटेड इंजरीज। तो यहाँ पे 3 सीक्वेंसेस हैं और 3 मैकेनिज्म है। एक तो ये कि अगर इस्कीमिया से आपके पास रिवर्सिबल इंजरी भी होती है, इस्कीमिया से आपके पास रिपरफ्यूजन इंजरी भी होती है, और फ्रॉम इस्कीमिया आपके पास इरिवर्सिबल इंजरी भी होती है।
अगर आपके पास आपको सेरिब्रल, आप जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि आपके पास अगर सेरिब्रल इन्फाक्शन हो गया या मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया या रीनल एट्रोफी हो गई, तो ये सारे इरिवर्सिबल चेंजेस है ना, ये रिवर्सिबल इंजरी है, ये ठीक नहीं हो सकती। लेकिन जो इंजरी जो खून की कमी की वजह से स्किन का पेल हो जाना या कुछ फंक्शंस आगे पीछे हो गए, टीपी जो है वो सही तरह फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो ये सब जो है रिवर्सिबल चेंजेस हैं। तो इसके 3 कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं स्कीम में, कि वो इन्होंने बता दिया। मैकेनिज्म क्या है, कैल्शियम ऑफ ओवरलोड होने की जैसे लिपिड पर ऑक्सीडेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वो बढ़ जाएगी, आर की जनरेशन ज़्यादा हो जाएगी, और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है वो न्यूट्रोफिल जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेगा, फिर रेडिकल्स देना शुरू कर देगा, और फिर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है वो शुरू हो जाएंगे, और फिर वो अपने आसपास से जितने भी उसको जहाँ से भी एनर्जी मिलेगी वो फ्री रेडिकल्स जो है उसको लेना शुरू कर देंगे। पैथोजेनेसिस ऑफ केमिकल इंजरी क्या हो सकती है कि डायरेक्ट भी हो सकती है, डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकता है। अब केमिकल इंजरी किस तरीके की होती है कि भाई कोई केमिकल स्किन पे गिर गया, बर्न हो गया, या आपके स्टमक के अंदर आपकी बॉडी जब एसिड ज़्यादा रिलीज़ कर रही है तो वो एच पाइलोरी हो गई, या आपका कहते हैं कि अल्सर हो जाता है स्टमक में। इस तरीके की जो है केमिकल इंजरीज भी होती हैं जो म्यूकोजा के ऊपर इफेक्ट कर रही हैं, तो वो रिपेयरेबल होती हैं, अदरवाइज रिपेयरेबल भी नहीं होती। कन्वर्जन ऑफ रिएक्टिव टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स किल्स द सेल, इफेक्ट्स लिवर, एसिटामाइनोफिन पॉइजनिंग। ठीक है। केमिकल इंजरीज़ में ये होता है कि जब आपने कुछ केमिकल इंजरीज़ में ऐसा होता है कि आपके पास जो कुछ बॉडी के अंदर जो वो डीएक्टिवेटेड टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स पड़े हुए होते हैं, तो अगर आपने कोई ऐसी चीज़ आपकी बॉडी में चली गई या आपने मेटाबोलाइट्स ले लिए जो आपके पास जो डीएक्टिवेटेड टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स है उनको वो एक्टिव कर दे, रीएक्टिव कर दे, तो फिर वो अंदर जाके आपके बॉडी सेल्स को भी डैमेज कर देते हैं। ये बात हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ी थी इन डिटेल, अगर आपने वो स्लाइड देख लिया तो फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। पैथोजेनेसिस ऑफ फिजिकल इंजरी, आयनाइजिंग रेडिएशन, सेल मेम्ब्रेन एंड डीएनए डैमेज। तो फिजिकल इंजरी में तो जैसे अभी मैंने रेडिएशन की बात की थी कि अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जिन लोगों की जीन्स में भी कुछ पुराने कैंसर वगैरह होते हैं, कैंसर या ट्यूमर वगैरह, तो अगर वो लंबे अर्से तक अगर अल्ट्रावायलेट रेज के पास जब वो रहते हैं या एक्सरे कंपनीज़ में काम, एक्सरे सेंटर्स में काम करते रहते हैं, तो फिर उनके पास जो है वो ये डिजीज़ दोबारा से रिकर होना शुरू हो जाती है। और लंबे अरसे तक अगर आप रेडिएशंस में रहते हैं तो आपकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज भी हो जाती है और आपकी डीएनए डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, स्लाइड चेंज हो गई। ओके, फिजिकल एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। सेल इंजरी है तो समझने की बात है कि इस पर टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा, कोई ट्रॉमा, कोई टेम्परेचर, कोई हार्मोनल चेंज, कोई चोट, इस सब की चीज़ें भी इसको अफेक्ट कर सकती हैं। तो फिजिकल एजेंट्स में हमारे पास ट्रॉमा है, हीट, कोल्ड, रेडिएशन, इलेक्ट्रिक शॉक, ये सब चीज़ें आती हैं जो आपके सेल्स को डैमेज कर सकती हैं। तो एंडोजीनस केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स में एंडोजीनस प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, यूरिया जिसको आपकी बॉडी रिलीज़ करती है। एक्सोजीनस ड्रग्स कौन से होते हैं, जो आपके थेरापेटिक्स ड्रग्स होते हैं और जो आपकी बॉडी हार्मोन्स रिलीज़ करती है, लाइक एक्सरसाइज जब आप कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज़ करती है और आप नेचुरली रिलैक्स हो जाते हैं। और नॉन थेरापेटिक एजेंट्स कौन से होते हैं, जो अल्कोहल वगैरह लोग ले रहे होते हैं, तो ये भी जो है वो आपको सेल को डैमेज करने के जो है वो रीजंस हैं, वन ऑफ द रीजंस है। फिर रेडिकल इनिशिएशन क्या कहाँ से होती है, कैसे होती है, यूवी लाइट और एक्सरेज के सामने रहने की वजह से हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बाद हो जाती है, फिर रेडिकल्स घूमना शुरू कर देते हैं आपकी बॉडी में और जहाँ उनको एनर्जी मिलती है उनको ले लेते हैं। एंजाइमेटिक कन्वर्जन ऑफ एक्सोजीनियस केमिकल्स और ड्रग्स, जब ये एंजाइमेटिक कन्वर्जेशन में जा रहे होते हैं ये केमिकल या फिर ये ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के अंदर जाते हैं अपना इफेक्ट देने के लिए, तब भी होती है। और जब ऑक्सीजन ड्राइव रेडिकल्स जो निकलते हैं बॉडी में से, तो ये भी जो है वापस फ्री रेडिकल्स का काम करते हैं, और सुपर ऑक्साइड भी। इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन से होते हैं, वायरस, रिकेट्साई, बैक्टीरिया, फंगस, फंजाई एंड पैरासाइट्स। एबनॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं कि जब आपकी बॉडी का जो इम्यून प्रोसेस है वो नॉर्मल ना रहे या किसी तरीके से जो है कमज़ोर हो जाए, वो जो अपना प्रोटेक्शन वाला उसका काम था वो उसको ना कर सके, तो आपके पास जो है एबनॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। अगर हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है तो हमारे पास अस्थमा हो जाता है। और हाइपर सेंसिटिविटी से अस्थमा का क्या ताल्लुक है मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो है वो 50-60 सीढ़ियाँ चढ़ी, तो अब आप एक हेल्दी ह्यूमन है तो आपका हक बनता है कि यार इतनी सीढ़ी आपने चढ़ी है तो आप हाँफना शुरू कर दें, आपको सांस आना बंद हो जाए, आप थोड़ा रुकें, ठहरें, पानी पिए, सही है। हाइपर सेंसिटिविटी हो गई आपके पास आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में।
तो इससे क्या होगा कि आपने भी 3 सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं है कि आप हाँफना शुरू कर दिए इतना कि आप नीले हो गए, आप सांस लेने के काबिल नहीं रहे और आप बेहोश हो गए। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से थोड़ी सी एक्टिविटी ने आपको अस्थमा कर दिया, ठीक है, अस्थमा की कंडीशन में आपको लिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपर सेंसिटिव टू वेरियस सब्सटेंसेस कैन लीड टू एनाफ्लेक्सिक और टू मोर लोकलाइज लेजेंस लाइक सच एज अस्थमा। बाज़ लोगों को हल्की सी झाड़ू जल रही होती है, इतनी खांसी लगती है कि वो उस जगह पर बैठ ही नहीं सकते। तो ये उसकी एक एग्जांपल है। दूसरी, इन अदर सर्कमस्टांसिस द इम्यून प्रोसेस में एक्ट अगेंस्ट द बॉडी सेल्स ऑटो इम्यून एक्टिविटी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब इम्यून प्रोसेस ख़राब हो जाता है तो हमारी जो ऑटोफेगी, सुना है आप, ऑटोफेगी होना शुरू हो जाती है। तो हमारी बॉडी खुद अपनी ही बॉडी सेल्स को जो है वो खाना शुरू कर देती है। तो ये भी आपके एबनॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से। तो इन न्यूट्रिशनल बैलेंस बहुत कॉमन चीज़ कि अगर आपने प्रोटीन को, आपके पास प्रोटीन कैलोरी डेफिशिएंसी है तो आप बहुत थिन होंगे, बहुत ज़्यादा आपके सेल डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास विटामिन डेफिशिएंसी होगी, अगर आपने बहुत ही आपके अंदर न्यूट्रिशन की जो है वो कमी है तो मोर्टेलिटी रेट जो है ज़्यादा हो जाता है, डेथ भी हो जाती है। तो ओबेसिटी अलोन लीड्स टू एन इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू सर्टेन डिसऑर्डर सच एज आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, कॉर्नरी हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, मेलाइटिस। और अगर आप हद से ज़्यादा कैलोरीज लेना शुरू कर दें जैसे एनिमल फैट वगैरह, तभी वो आपके लिए नुकसानदेह है। और अगर और एक ओबेसिटी जो है वो ओबेसिटी के लिए जो है वो हज़ारों डिजीज़ का रीज़न है। यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे कि आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, कॉर्नरी डिजीज़ और डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह। तो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से भी बहुत सी डिजीज हो जाती हैं, यानी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन, यानी हद से ज़्यादा भी नुकसानदेह है और एक हद जो लिमिट बनी हुई है हेल्थ की उससे कम भी जो है वो नुकसानदेह। एक जो है वो नेचुरल फैक्टर है एजिंग, एक प्रोग्राम्ड एजिंग, जो आपको पता है कि भाई अब मेरी ये एज आ रही है, इसके बाद मेरे अंदर ये डिफिशिएंसीज आएंगी, ये डिफिशिएंसीज आएंगी, उसके उसकी वजह से भी जो है वो आपके पास जो वो सेलुलर डैमेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, उसको हम ठीक नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। सेल रिएक्ट्स टू एडवर्स इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस पर सेल जो है वो इफेक्ट करता है, कुछ रिवर्सिबल होते हैं, कुछ रिवर्सिबल होते हैं, कुछ पर सेल जो है अडेप्ट कर जाता है। याद रखिएगा जब तक सेल एडेप्टेशन वाले फेज़ में होता है सेल डेथ नहीं होती और हम सेव रहते हैं, लेकिन जब इरिवर्सिबल चेंजेस की तरफ जाते हैं तो सेल इंजरी के बाद सेल डेथ होती है, जिसमें हम जो है वो क्या कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल चेंजेस में सेल को हम बचा नहीं पाते, ठीक है, जिससे नेक्रोसिस, गैंग्रीन, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो हम पढ़ लेते हैं इसको ऐसे ही, लास्ट स्लाइड में हमने इसको डिस्कस कर लिया था। बट स्टिल सेलुलर एडेप्टेशन में बस हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया होता है। और रिवर्सिबल में हमारे पास इंट्रासेलुलर एडिमा, फैटी चेंज, हेलाइन चेंज, अमाइलोसिडोसिस और म्यूकॉइड डिजनरेशन और पैथोलॉजिक पिगमेंट जो हो जाते हैं। सेलुलर रिस्पॉन्स टू एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, नॉर्मल सेल है, होमोस्टेसिस नॉर्मल चल रहा है, स्ट्रेस आया, डिमांड बढ़ गई, एक तरफ तो अडेप्टेशन हो गई, हम बच गए। अगर अडेप्टेशन नहीं हुई तो सेल इंजरी होगी, सेल इंजरी आगे एपोप्टोसिस कर देगी, अगर एपोप्टोसिस नहीं भी कर सकी तो सेलर थोड़ी थोड़ी अल्टरनेशन होंगी सेल के अंदर, थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहेंगे, उसके बाद वो चेंजेस रिवर्सिबल होंगे और फिर सेल नेक्रोसिस हो जाएगा। और वो एक पॉइंट ऐसा आता है कि रिवर्सिबल चेंजेस की भी हद होती है, जब हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो रिवर्सिबल चेंजेस भी जो है वो इरिवर्सिबल के पॉइंट पर आ जाएंगे और फिर नेक्रोसिस हो जाएगा। तो जब तक सेल में अडेप्टेशन का लेवल है तब तक जो है वो आप बचे हुए हैं, उसके बाद जो है वो ख़त्म, ठीक है। रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है कि भाई एक एनवायरनमेंट सेल को मिल रही है और उसकी कैपेसिटी से बाहर है कि वो उसको बर्दाश्त करे, तो सेल के अंदर आ गए चेंजेस, पिचक गया वो, ठीक है, या बड़ा हो गया या पिचक गया, स्वेल हो गया या छोटा हो गया, श्रिंक हो गया। जैसे ही वो एनवायरमेंटल चेंजेस ख़त्म हुए वापस से सेल अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, इसको बोलेंगे हम ये रिवर्सिबल इंजरी थी। इरिवर्सिबल इंजरी में क्या होता है कि जब वो स्ट्रेस जो सेल को आ रहा था जिसकी वजह से सेल का साइज़ या शेप चेंज हो गई थोड़ी सी, वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और सीवियर लेवल तक चला गया है कि अब वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आपकी सेल डेथ हो जाती है। और यहाँ पर रिवर्सिबल इंजरी में और इरिवर्सिबल इंजरी में दिखाया कि भाई रिवर्सिबल इंजरी में क्या हो गया, मेम्ब्रेन हो गई है डैमेज, अब वो डैमेज ही हो गई तो वो क्या रिवर्सिबल होगी, वो वापस से ठीक तो नहीं हो जाएगी, तो उसके अंदर जितने भी फॉस्फोलिपिड्स थे वो खत्म हो जाएंगे, साइटोस्केलेटल इंजरी हो जाएगी, फ्री रेडिकल्स बढ़ जाएंगे और फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे तो सारे सेल को खुद ही वो खा जाएंगे, इधर उधर से एनर्जी लेते रहेंगे। जबकि रिवर्सिबल इंजरी में क्या होता है कि अगर आपके पास एक मसला हो गया कि माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीजनेशन जो है वो कम हो गई है, तो आपका सारा सेल का जो निज़ाम था वो ख़राब हो जाएगा, एटीपी की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, आपका सोडियम पोटेशियम पम्प का जो काम है वो भी जो है ख़राब हो जाएगा, इंट्रासेलुलर जो सोडियम कैल्शियम की जो है वो एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, एक्स्ट्रासेलुलर पोटेशियम की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, न्यूक्लियर क्रोमैटिन श्रिंकिंग हो जाएगी,
एक्यूट सेल स्वेलिंग हो जाएगी, अलार्मेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगी, लाइपोसोमल डिसऑर्डर कम हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी कम हो जाएगा, यानी 1000 चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही जो ऊपर वाली चीज़ें माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीजनेशन ये नॉर्मल पे आएगी, बाकी सारी चीज़ें भी नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन जहाँ पे चीज़ डैमेज ही हो गई है, उसके अंदर बर्दाश्त की कोई चीज़ नहीं है, तो वो रिवर्सिबल चेंज है। सेल इंजरी के साइंस कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ तो दिखने में होते हैं, कुछ फंक्शनल होते हैं। जो दिख के पता चल जाते हैं हम उनको भी थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं, लेकिन जो फंक्शनल चेंजेस आते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होता है उनको रिकवर करना। पहली चीज़ स्वेलिंग है, डिस्ट्रॉफी है, और ये है थिज़रमोसिस। थिज़रमोसिस ये क्या होता है? इसमें ये भी समझ लें साइज़ चेंज हो जाता है इसके अंदर भी सेल का। ये एक तरीके की हाइपरट्रॉफी है, स्वेलिंग हो जाती है, फूल के जो है मोटा हो जाता है। इसके अंदर एक्यूमुलेशन जो है वो लिक्विड्स की जो भी होते हैं वो ज़्यादा हो जाती है। ये अपने अंदर एक्यूमुलेशन ज़्यादा कर लेता है किसी भी सब्सटेंस की इन द सेल, तो इसको हम कहते हैं थिज़रमोसिस। दूसरा है डिस्प्लेसिया नेक्रोसिस और ये ऑटोलाइसिस। तो ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है जो आपको देख के समझ में आ सकते हैं कि हाँ भाई ये नीला हो गया है, गुठली बन गई है, मोटा हो गया है, ETC। फंक्शनल चेंजेस क्या होते हैं कि जो सेल वॉल की परमिएबिलिटी है उसमें जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ आ जाएगा, ब्लड जो है वो लीक होना शुरू हो जाएगा, मेटाबॉलिक डिअरेंजमेंट शुरू हो जाएगी, इंजरी मीडिएटर्स बढ़ जाएंगे, सिंथेसिस इम्पेयरमेंट हो जाएगी कि वो कोई चीज़ बना सकता था लेकिन अब वो नहीं बना पा रहा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिसऑर्डर जो है बस आ जाएंगे। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी में जो चीज़ हमें ऊपर पड़ी है वो चीज़ नीचे है कि भाई सेल के अंदर आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, ETC जो भी चीज़ें हैं, हर एक का अपना फंक्शन है, हर एक का। अब जैसे ही सेल के अंदर जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर चेंजेस आएंगे, जब वो डैमेज होना शुरू होंगे तो आपके पास जो उनके फंक्शंस थे वो भी ख़राब हो जाएंगे। सही है। अगर आपके पास इम्पेयरमेंट हो गई कैल्शियम होमियोस्टेसिस की, तो आपका कैल्शियम स्ट्रेस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोटिक बैलेंस डिसऑर्डर हो सकते हैं, एसिडोसिस हो सकता है, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन डिसऑर्डर हो सकते हैं। मतलब जितने सेल के अंदर जो चीज़ें जो स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं वो अपना काम छोड़ देंगे तो उनके डिसऑर्डर से होना वापस शुरू हो जाएंगे। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स अटैक एंड स्नैच एनर्जी फ्रॉम अदर सेल्स टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स। दे आर लाइक रॉबर्स विद डेफिशिएंट इन एनर्जी। ये डेफिशिएंट होते हैं एनर्जी में, और ये दूसरे सेल्स को मार के और एनर्जी ले लेना जो है वो पसंद करते हैं। आउटकम्स ऑफ सेल इंजरी क्या हो सकते हैं? या तो सेल डेथ हो सकती है, या फिर अगर क्रोनिक एक्यूट है तो वो रिवर्सिबल है, और जो वो नॉर्मल सेल की तरफ वापस आ सकते हैं। क्रोनिक है तो सेल अडेप्टेशन की तरफ चला जाएगा। अगर सेल अडेप्ट नहीं कर सका और अभी तक वही स्ट्रेस उसके ऊपर आ रहा है तो सेल डेथ हो जाएगी, और फिर जो है वो हमारे पास कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो दोनों में ये चांसेस होते हैं कि स्ट्रेस जब तक बर्दाश्त हो रहा है उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें और सेल एडेप्टेशन से पहले रिवर्स हो जाए। लेकिन अगर एक दफ़ा क्रॉनिक हो गया और सेल ने लंबे अर्से तक एडेप्टेशन कर ली तो उसके बाद सेल डेथ के चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ समझ में ना आया हो तो मैंने सारी डिटेल्स जो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड।